नमस्कार। आज मैं आपसे आत्महत्या और डिप्रेशन के बारे में बात करूंगी। हम रोज़ सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति डिप्रेशन में था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों करी, व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों गया, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। आत्महत्या को समझने से पहले हम डिप्रेशन के बारे में जान लें। डिप्रेशन के कौन कौन से लक्षण हैं, थोड़ा सा हम डिप्रेशन के बारे में समझें। डिप्रेशन एक प्रकार का मनोरोग है। यह एक अवसाद है, अन्य बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है। डिप्रेशन के जेनेटिक, सोशल, बायोलॉजिकल, पर्सनल आदि अनेक कारण हो सकते हैं। यह व्यक्तिगत मनोविज्ञान का विषय ही नहीं बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान का भी विषय है। डिप्रेशन में हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अकेलापन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब ये समस्या हद से पार हो जाती है, अकेलापन हद से पार हो जाता है, तो अनेक समस्याओं को जन्म देता है। विशेष रूप से ये समस्या खुदकुशी के लिए भी उकसा सकती है। इसीलिए हम ये जानेंगे कि व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों चला जाता है और डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिप्रेशन जिस व्यक्ति को आता है वह व्यक्ति उदास रहता है। हमेशा उसका मन उदास रहता है, वो प्रफुल्लित नहीं रहता है, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। दूसरा हम इसमें पॉइंट लेते हैं, उसको किसी भी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, किसी भी कार्य में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। वो अपने आप को अकेला महसूस तो करता ही है, और जब वो कार्य करता है तो मजबूरी में कार्य करता है। कहीं भी उसको खाने पीने में, बैठने उठने में, कहीं आने जाने में उसको मज़ा नहीं आता है और वो ग्लानि महसूस करता है। शारीरिक कमजोरी भी डिप्रेशन में आ जाती है। अपने आप को थका हुआ महसूस करता है क्योंकि उसको खाने पीने में, काम करने में उत्साह नहीं रहता है और शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो जाता है। नींद भी उसको नहीं आती है, इसलिए भी वो शारीरिक रूप से कमज़ोर रहता है। डिप्रेशन में एकाग्रता भी खत्म हो जाती है, किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, उदास रहता है और काम करते वक्त बेचैनी उसको बनी हुई रहती है। मन नहीं लगता है इसलिए एकाग्रता भी नहीं आती है। डिप्रेशन में किसी किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, खाने के प्रति अरुचि रहती है और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन में ज़्यादा भूख लगती है। डिप्रेशन जिस व्यक्ति को रहता है उसको नींद भी कम आती है, वो कुछ कुछ हमेशा सोचता रहता है और उसका प्रभाव नींद पर पड़ता है। कभी कभी नींद भी आती है किसी व्यक्ति को तो उसकी नींद जल्दी ही टूट जाती है, और मान लीजिए कि वो सुबह थोड़ा सा देर से उठता है तो और जल्दी उसकी नींद खत्म हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये सारे लक्षण यदि 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो फिर चिंता की बात रहती है और उसको वो बीमारी है। उसे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल 2 प्रकार के कॉजेस होते हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। दिमाग के केमिकल में चेंजेस होते रहते हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और साइकोलॉजिकल कॉजेस में विपरीत परिस्थितियां आने पर व्यक्ति के नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लगते हैं और दोनों मिलकर डिप्रेशन को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से डिप्रेशन एक मनोरोग है और उसका इलाज करवाना चाहिए। अब हम
आत्महत्या के बारे में जानेंगे कि आत्महत्या क्या है, आत्महत्या किसे कहते हैं। आत्महत्या, सुसाइड, हम इसको समझें, सुसाइड, सुई फ्रेंच भाषा में जिसका अर्थ है अपना, और साइड का अर्थ है मृत्यु। तो इस प्रकार से जो अपनी मृत्यु करता है, जो अपनी आत्मा का हनन कर लेता है, अपने आप को मार देता है, उसको सुसाइड कहा जाता है। सुसाइड के बारे में हम देखें कि फ्रांस के सामाजिक विचारक डॉक्टर इमाइल दुर्खिम, जो कि सबसे बड़े महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे, उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर आत्महत्या के बारे में बतलाया है, आत्महत्या का सिद्धांत उन्होंने दिया है। दुर्खिम ने आत्महत्या के बारे में परिभाषा दी और ये कहा कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, यह एक सामाजिक कारण है। बहुत सारे आत्महत्या के कारण होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक कारक है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना माना है। दुर्खिम ने 1897 के अंदर ली सुसाइड नामक पुस्तक में आत्महत्या का सिद्धांत दिया है और उन्होंने इस विषय पर काफ़ी कुछ अध्ययन किया और ये बतलाया कि सामाजिक एकता का घटता हुआ प्रभाव इसका एक मुख्य कारण है। दुर्खिम ने आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक, जैविक और भौगोलिक कारणों को अस्वीकार किया और उन्होंने ये निष्कर्ष दिया था कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना है। मनोवैज्ञानिक और जैविक दशाएं अपनी प्रकृति से व्यक्तिगत होती है, इसीलिए उनके आधार पर आत्महत्या की विवेचना नहीं की जा सकती है। दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या का सामूहिक चेतना से घनिष्ठ संबंध है। किसी व्यक्ति अथवा समूह के जीवन पर सामूहिक चेतना का जितना अधिक प्रभाव होता है, वह नैतिक रूप से अपने आप को सामूहिक जीवन से उतना ही अधिक बंधा हुआ महसूस करता है। सामूहिक चेतना ही व्यक्ति के कुछ विशेष दशाओं में आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करती है, उसे प्रेरणा देती है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है, इसे हम इस तरह से समझें कि सामूहिक चेतना के विभिन्न प्रकारों के आधार पर आत्महत्या के भी विभिन्न प्रकारों को हम स्पष्ट कर सकते हैं। समाज के नैतिक संगठन का एक दबाव अवश्य होता है। यही कारण है कि सभी समाजों में कम या अधिक मात्रा में आत्महत्या की घटनाएं आवश्यक रूप से घटित होती है। दुर्खिम ने बहुत सारे निष्कर्ष दिए हैं, उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि कम आयु के व्यक्तियों की तुलना में अधिक आयु के व्यक्तियों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि महिलाएं रोकर या अपने फ्रेंड से या अपने रिश्तेदारों से अपनी बात को कह देते हैं, लेकिन पुरुष अपनी बात को बहुत आसानी से शेयर नहीं करते हैं, अकेले रह जाते हैं और इसलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। दुर्खिम ने यह भी कहा कि साधारण नागरिकों की तुलना में यूरोप के सैनिकों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। और दुर्खिम यह भी बताते हैं कि ग्रामीणों की अपेक्षा नगरों में अधिक आत्महत्याएं होती है, क्योंकि ग्रामों का जीवन बहुत शांत सरल रहता है और नगरों के अंदर जीवन में बहुत तनाव उत्पन्न रहते हैं। दुर्खिम ने धर्म के आधार पर भी आत्महत्या के बारे में बतलाया है, धर्म से आत्महत्या को जोड़ा है। उन्होंने ये कहा कि कैथोलिक मत की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायी जो है वो अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि कैथोलिक जो अनुयायी होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं और अपने धर्म को छोड़ते नहीं हैं, उनकी
सारी प्रथाओं का वो पालन करते हैं, उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्मों को मानने वाले व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं और स्वच्छंद भी हो जाते हैं। तो इसलिए स्वच्छंदता अधिक होने के कारण उन व्यक्तियों के अंदर डिप्रेशन अधिक आता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। दुर्किम ने यह भी कहा है कि विवाहित लोगों की तुलना में उन लोगों में आत्महत्या की दर अधिक होती है जो अविवाहित, विधुर या तलाक प्राप्त होते हैं, क्योंकि अकेलापन ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। जिनके परिवार होते हैं वो अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं को, समस्त प्रकार की समस्याओं को बांट लेते हैं, उनका दर्द कम हो जाता है। संतान युक्त परिवारों की तुलना में उन परिवारों में आत्महत्या की दर अधिक होती है जिनमें या तो बच्चों का जन्म नहीं होता है या जन्म के समय बाद ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे निष्कर्ष आत्महत्या को एक सामाजिक घटना के रूप में बतलाते हैं। तो इस प्रकार से दुर्किम ने 26,000 लोगों पर अध्ययन किया था और अपने अध्ययन में सामाजिक दबाव को आत्महत्या का मुख्य कारण माना। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक दशाओं से उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार का दबाव ही आत्महत्या का कारण है। हम रोज पढ़ते हैं कि वैवाहिक जीवन में असफलता, व्यापार में घाटा, परीक्षाओं में असफलता, बच्चों का डिप्रेशन में जाना, अनेक मानसिक और शारीरिक बीमारियां आदि, इन सब के कारण व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कहें दुर्किम के अनुसार कि सामाजिक एकता का घटता हुआ प्रभाव ही आत्महत्या का मुख्य कारण है। अब यहाँ पर हम आत्महत्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आत्महत्या को दुर्किम ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहली आत्महत्या है अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति के अहम को, उसके ईगो को बहुत ठेस पहुंचती है या आत्मसम्मान में जब कमी आती है तो वो आत्महत्या का रास्ता अपना लेता है। हम देखते हैं कि दुर्किम ने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपने धर्म, परिवार, राजनीतिक समूह से विशेष लगाव होता है। इन समूहों के साथ उसका घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन कुछ ऐसी विषम दशाएं उत्पन्न हो जाती है जब वो अपने परिवार, कार्यस्थल या दोस्तों से कटा हुआ महसूस करता है तो उसको लगता है कि समूह में उसका तिरस्कार या अवहेलना हो रही है और वह फिर डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार से यह अहमवादी आत्महत्या है। दूसरी आत्महत्या दुर्किम ने बतलाई है परार्थवादी आत्महत्या, एलिस्ट्रेटिव सुसाइड। यह अहमवादी आत्महत्या से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। इसमें व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के हितों के लिए आत्महत्या करता है। दुर्किम कहते हैं कि इस प्रकार की आत्महत्या उन समाजों में अधिक पाई जाती है जहां सामाजिक एकीकरण की भावना आवश्यकता से अधिक होती है। ध्यान दीजिए, दुर्किम ने यह कहा है कि ये उन समाजों में अधिक पाई जाती है जहां सामाजिक एकीकरण की भावना आवश्यकता से अधिक होती है। व्यक्ति यहाँ अपनी इच्छा, हित, रुचि पर ध्यान दिए बिना ही दूसरों के लिए, दूसरों के खातिर मृत्यु का वर्ण करते हैं, है ना। इसके अंदर विशेष पॉइंट यह है कि ये दूसरों के खातिर मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह परार्थवादी आत्महत्या है। तीसरी प्रकार की आत्महत्या विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, इसे अस्वाभाविक आत्महत्या भी कहते हैं, एनोमी सुसाइड। इस प्रकार की आत्महत्याएं औद्योगिक या आर्थिक संकट के कारण अधिक दिखाई देती है। सामाजिक संतुलन में जब असंतुलन हो जाए, फिर से ले हम, जब सामाजिक संतुलन में असंतुलन हो जाए या विसंगति, नियमहीनता की दशा उत्पन्न हो जाए तो यह अस्वाभाविक आत्महत्या कहलाती है। एनोमी शब्द का प्रयोग एक ऐसी दशा के लिए किया जाता है जिसमें जिसमें व्यक्ति की असीमित इच्छाओं के कारण समाज को नियमित करने वाले मूल्य कमजोर पड़ने लगते हैं। अचानक जैसे संक्रमणकालीन दशा उत्पन्न हो जाए, जैसे वर्तमान में हम देखें कि कोरोना जैसी महामारी उत्पन्न हो गई और परिवार के अंदर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। व्यक्ति, हम देखते हैं कि अकेले रह गए, घर में अकेलापन महसूस हुआ उन्हें, या आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उनके मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाई और ऐसे बदलती हुई परिस्थितियों से वो समझौता नहीं कर पाए तो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। तो इस प्रकार विसंगति आधुनिक सामाजिक
आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत पैदा होने वाली विषम दशा है। इन दशाओं में व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या अस्वाभाविक आत्महत्या कहलाती है। जब बदलते हुए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार भी व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल पाता है, तो वह भी इसी प्रकार की आत्म के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने दुर्कीम की थ्योरी से आत्महत्या को समझा। अब हम ये जानेंगे कि आत्महत्या के कौन कौन से कारण तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि आत्महत्या से बचने के कारणों के साथ साथ आत्महत्या के और कौन कौन से उपाय है। दुर्कीम ने इस प्रकार से आत्महत्या के अनेक कारण बतलाए हैं। दुर्कीम ये भी कहते हैं कि अनेक ऐसे कारक हैं जो आधुनिक समाज में नियमहीनता को बढ़ाते हैं और आत्महत्या के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करते हैं। आर्थिक प्रगति ने वर्तमान औद्योगिक संबंधों के सभी नियमों से मुक्त कर दिया है और व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का नैतिक दबाव नहीं रहा। यहाँ व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार बदल चुके हैं और आज व्यक्ति मशीन की तरह अपना जीवन व्यापन करता है। जीवन के अंदर प्रेम, प्यार, समर्पण आदि जैसी सभी भावनाएं समाप्त हो गई है। धर्म की संस्थाओं का भी प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सरकार आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने की जगह स्वयं आर्थिक शक्तियों के अधीन हो गई है। ऊपर से नीचे तक हम देखें कि भौतिक आकर्षण, भौतिकवादी व्यवहार इतना अधिक प्रबल हो गया है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम लक्ष्यों को ही भूल जाता है। तो ऐसा लगता है कि जल्दी इस व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमसे बहुत दूर चला गया है। हम वस्तुओं के उपयोग, तरह तरह की सुख अनुभूतियों और इच्छाओं ने नैतिक एकीकरण के सारे बंधनों को तोड़ दिया है, कमजोर बना दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आत्महत्या और डिप्रेशन के अनेक कारण हैं। अब हम यहाँ पर हम जानेंगे कि डिप्रेशन और आत्महत्या को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें अपने आप को खुश रखें, स्वयं को खुश रखें। हम देखते हैं कि पहले भारत में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो यहाँ डिप्रेशन जैसी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज भारत में भी धीरे धीरे हम देखें कि संयुक्त परिवार समाप्त हो रहे हैं और व्यक्ति एडजस्ट करना भूलता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा, जब पता चला सर्वे से, कि अकेले लोगों को मानसिक तौर पर ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के यहाँ संयुक्त परिवार थे वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहे थे। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने आप को खुश रखें, खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, अपनी स्वयं की एक पहचान होती है और यह पहचान मैंने स्वयं बनाई है, तो इसे दूसरों के कारण ख़त्म नहीं करना चाहिए। अपने जीवन के अंदर किसी दूसरे को हावी नहीं होने देना चाहिए। परिवार, रिश्तेदारों से हमेशा मिलते रहना चाहिए, उनसे खुलकर अपने मन की बात कहिए। यदि नहीं मिल सकते हैं तो फ़ोन पर बात करें ताकि मन हल्का सके, अकेलापन महसूस नहीं हो। भारत में डिप्रेशन की दर दूसरे राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे यहाँ संयुक्त परिवार है, यहाँ धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी एक संस्कृति है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है, ये हमको अकेले नहीं होने देती है। तो इसलिए हमेशा हमें अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से मिलते रहना चाहिए और जब भी कोई हमारी परेशानी आती है तो उन परेशानी को हमको शेयर करना चाहिए। हमें उन दोस्तों से मिलना चाहिए जो हमारी परेशानी समझ सके। इसे ध्यान से सुनिए। हमें उन दोस्तों से मिलना चाहिए जो आपकी परेशानी को समझ सके और विषम दशा में अपना हौसला बढ़ा सके। हमेशा सहज रहे और अपनी मन की बात हमेशा कहते रहें। महान बनने के चक्कर में अपनी भावनाओं का अंत नहीं करें। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बन जाएं और हम बहुत अपनी
समाज के अंदर अपनी पहचान बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम महान बनने के चक्कर में जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, महान नहीं बन पाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए महान बनना अलग है, लेकिन महान बनने के चक्कर में हमें हमारे मन में जो हमारी जो भावनाएं हैं उसका अंत हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। कैसे भी विषम परिस्थिति जीवन के अंदर आए तो उन परिस्थितियों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये नेचुरल है, ऐसा किसी के साथ में भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम सकारात्मक विचार रखें तो हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां भी सकारात्मक अनुकूल बन सकती है। असफल होने पर चिंता नहीं करें। सफलता असफलता तो जीवन के अंदर आती ही रहती है और इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। हमेशा हमको ये सोचना चाहिए कि असफलता वास्तव में जीवन के अंदर कुछ न कुछ देकर जाती ही है। इसलिए हमेशा सहज रहें और महान बनने का प्रयास नहीं करें। हमेशा हम यदि किसी फील्ड में यदि असफल हो जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा तनाव में रहते हैं तो किसी न किसी प्रकार से तकलीफ बढ़ सकती है। हम अपने आप से प्यार करें और दूसरों से ज़्यादा उम्मीद या अपेक्षा नहीं करें। मनुष्य जीवन मिला है तो हमें इसकी कद्र करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें शारीरिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मेडिटेशन, योगा नियमित रूप से करें, पैदल घूमें, मॉर्निंग में घूमें, शाम को घूमें और अपने आप को किसी भी सामाजिक संस्था से हमेशा जोड़कर रखें। अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छी स्टोरी सुने, क्रिएटिव काम करें हम, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूजिक कंपोजिंग, जो उसे आगे ले जा सके। जब भी अकेला महसूस करे तो किसी से भी बात करते रहना चाहिए। असहाय व्यक्तियों की हमेशा मदद करें। जो वृद्ध है, जो कमज़ोर है, जो गरीब है या जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनकी हमेशा मदद करते रहना चाहिए। अपनी छोटी छोटी बात दूसरे को कह देना चाहिए और मोटिवेशनल स्पीकर्स को हमेशा सुनते रहना चाहिए। अपनी तुलना अपने से निम्न व्यक्तियों से करना, कभी भी अपने आप को उच्च व्यक्ति से नहीं जोड़ना। निम्न व्यक्ति को हमें देखते रहना चाहिए कि वो कितनी गरीबी में और कितने अच्छे से रहते हैं। फुटपाथ पर या जो गरीब व्यक्ति रहते हैं वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, तो उनसे हमें तुलना करना चाहिए कि इनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो इतना कुछ है, फिर भी हम इतने परेशान हैं। सामाजिक संस्थाओं से हमें जुड़े हुए रहना चाहिए। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं होती है, उनके साथ मिलकर हमको कार्य करना चाहिए। इससे हमारा मन लगा रहता है और हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति और प्राणियों से प्यार करें। यह भी डिप्रेशन और आत्महत्या को रोकने का एक उपाय है कि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। इतनी सुंदर प्रकृति, उसकी हमें कद्र करना चाहिए, उसको निहारते रहना चाहिए, उसके नज़दीक बैठना चाहिए और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे हमें प्यार करना चाहिए। उनको भी हमें अपना जैसा ही समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अध्यात्म से जुड़ना और चिंतन मनन करना। जीवन का वास्तविक सत्य यही है। भौतिकवादी युग के अंदर भौतिकता व्यक्ति को परेशान करती है, डिप्रेशन में ले जाती है, लेकिन अध्यात्म हमेशा मनुष्य को शांत रखता है और उसे एक अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। तो हमेशा उन बातों का हम चिंतन मनन करें जिसने हमें बनाया है। ईश्वर के बारे में हम सोचें, अपने खुद के बारे में सोचें। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि डिप्रेशन और आत्महत्या को ये सब रोक सकते हैं। यदि हम ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य कार्य करते वक्त और या डिप्रेशन आने के बाद यदि उसका समाधान नहीं हो रहा इन सब चीज़ों से, तो फिर हमें उसके समाधान के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। चिंता नहीं करना चाहिए और अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो निश्चित ही ये हमारा डिप्रेशन और आत्महत्या को रोकने के उपाय हमने पढ़े हैं और आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। धन्यवाद।